बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल मेडिक्स। टुडे आवर टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग, या फिर जिसको हम बोलते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म। सो स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन की बात करेंगे, फिर हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर हम जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन में फेज़ 1 और फेज़ 2 रिएक्शंस होते हैं उनको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, फिर हम माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल इंजाइम्स की बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायो ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन की बात करें तो ये बेसिकली होता है केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ड्रग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। यानी हम केमिकली किसी ड्रग को अल्टर कर दें तो उसको हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ड्रग मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। अब ये जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना किसी भी ड्रग की, ये उस ड्रग की एफिकेसी को इफेक्ट करती है, उसकी टॉक्सिसिटी को इफेक्ट करती है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को इफेक्ट करती है। सबसे पहले साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेन जो साइट होती है ना मेटाबॉलिज्म की वो लिवर होती है। सबसे मेन साइट लिवर होती है। उसके अलावा कुछ एनेस्थेटिक्स जो होते हैं ना जो कि बेहोशी में हम यूज़ करते हैं वो लंग्स से मेटाबोलाइज होते हैं। और दूसरे नंबर पे लिवर, पहली साइड तो लिवर थी ना मेजर, और दूसरी जो मेजर साइड होती है ना वो किडनी होती है। तो दूसरी साइड किडनी होगी। उसके अलावा कुछ और भी ऑर्गन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल स्किन आता है, जीआईटी आता है, और एवरी टिश्यू के अंदर कुछ ना कुछ मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है। तो मेन साइट कोई आपसे पूछे तो लिवर है, लेकिन उसके अलावा ये वाली साइट्स भी होती हैं, लिवर, लंग, किडनी, स्किन, जीआईटी, और एवरी टिश्यू में कुछ ना कुछ मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन का एम क्या होता है? एम की बात करें तो हम जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है ना उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं वाटर सॉल्युबल ड्रग में। अब क्यों हम ये काम करें? क्योंकि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है ना, क्योंकि लिपिड सॉल्युबिलिटी से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है और एक्सक्रीशन कम हो जाती है। एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है लिपिड सॉल्युबल ड्रग की, जबकि एक्सक्रीशन कम हो जाती है। एक्सक्रीशन कम हो जाती है। लेकिन जब हम वाटर सॉल्युबल ड्रग की बात करते हैं ना तो उसकी एब्जॉर्प्शन कम होती है जबकि एक्सक्रीशन ज़्यादा होती है। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन का एम ही है कि हम ड्रग को ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल नहीं करना चाह रहे, उसको ज़्यादा वाटर सॉल्युबल करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसकी एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी। अब हम ये करते कैसे हैं? बेसिकली हम ड्रग के अंदर ना पोलर ग्रुप्स इंड्यूस करवाते हैं। पोलर ग्रुप्स का क्या मतलब है कि वो वाटर सॉल्युबल हो जाएंगे। इस तरह से ड्रग्स जब वाटर सॉल्युबल होंगे तो ईजिली ये एक्सक्रीट हो जाएंगे। तो ये एम होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आउटकम्स क्या होते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन के। आउटकम्स ये होते हैं कि हम किसी भी एक्टिव ड्रग को ना कन्वर्ट कर देते हैं या तो इनएक्टिव मेटाबोलाइट के अंदर, एक्टिव मेटाबोलाइट के अंदर, टॉक्सिक मेटाबोलाइट के अंदर, या फिर मोर एक्टिव देन पेरेंट एक्टिव जो ड्रग है ना उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आउटकम्स में सबसे पहले आता है एक्टिव ड्रग से इनएक्टिव ड्रग, जो कि मोस्टली केसेस के अंदर हो रहा होता है कि ड्रग तो एक्टिव होगा लेकिन जो इनएक्टिव फॉर्म होगी वो बॉडी से एक्सक्रीट होना चाहिए। इसके अंदर हमारे पास ड्रग आते हैं पीसीपी से, हम इसको याद रख सकते हैं पीसीपी से। पी स्टैंड फॉर प्रोपेनोल जो कि एक बीटा ब्लॉकर है। फिर आता है सी आता है क्लोरमफेनिकोल। क्लोरमफेनिकोल एक एंटीबायोटिक है। फिर नेक्स्ट पी आता है फिनोबार्बिटोन जो कि एक एंटी सीजर ड्रग है। तो एक्टिव ड्रग से हमने इनएक्टिव ड्रग बनाया। फिर आता है एक्टिव ड्रग से एक्टिव मेटाबोलाइट, यानी वो बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जिस कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट होगा ना वो भी एक्टिव ही होगा, और वो मोस्टली वही एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है जो कि एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग परफॉर्म कर रही है। फॉर एग्जांपल जो कोडवीन है ना, कोडवीन पेन रिलीवर के तौर पर देते हैं। इसका जो एक्टिव मेटाबोलाइट है डेट इज़ मॉर्फिन। मॉर्फिन इसका एक्टिव मेटाबोलाइट है, ये भी पेन रिलीवर के तौर पर ही एक्ट करता है। फिर आता है डिजिटॉक्सिन जो कि कन्वर्ट होता है डिगोक्सिन के अंदर, ये कार्डिक मेडिकेशन है। फिर आती है इमिप्रामीन। इमिप्रामीन ये कन्वर्ट होती है डेस इप्रामीम के अंदर, डेस इप्रामीम के अंदर कन्वर्ट होती है। ये एंटी डिप्रेशन ड्रग है, डिप्रेशन के अंदर हम इसको दे रहे होते हैं। अब इसको याद रखने के लिए निमोनिक है सी आई डी। सी आई डी, सी स्टैंड फॉर कोडमीन, आई स्टैंड फॉर इमिप्रामीन एंड डी स्टैंड फॉर डिजिटॉक्सिन। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। फिर आता है एक्टिव ड्रग से टॉक्सिक मेटाबोलाइट, यानी एक्टिव ड्रग था वो कन्वर्ट हो गया टॉक्सिक मेटाबोलाइट के अंदर। इसके अंदर एग्जांपल आती है पैरासीटामोल की। पैरासीटामोल की इसके अंदर एग्जांपल आती है कि एक्टिव ड्रग से वो कन्वर्ट हो गया इनटू टॉक्सिक मेटाबोलाइट। फिर आता है इनएक्टिव प्रोड्रग से एक्टिव ड्रग, यानी जो प्रोड्रग था वो इनएक्टिव था लेकिन उसको मेटाबोलाइज करके हमने एक्टिव ड्रग के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसकी एग्जांपल के अंदर आता है लीवोडोपा से डोपामीन, जो कि हम पार्किंसनिज्म में दे रहे होते हैं। क्योंकि डोपामीन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता ना, तो हम लीवोडोपा देते हैं। लीवोडोपा क्रॉस कर जाता है और फिर वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है डोपामीन के अंदर। तो प्रोड्रग इनएक्टिव फॉर्म के अंदर पेरेंट था यानी लीवोडोपा, और वो जाकर कन्वर्ट हो जाएगा डोपामीन के अंदर और एक्टिव ड्रग की फॉर्म होगी वो। फिर आते हैं प्रेडनिसोन जो कि कन्वर्ट हो जाता है प्रेडनिसोलोन के अंदर। ये हमें पता है कि कोर्टिकोस्टेरॉइड है, ये हम फिजियोलॉजी में भी पढ़ के आए हैं। फिर एंटीबायोटिक आती है
बैक एम्पिसिलिन कन्वर्ट हो जाती है एम्पिसिलिन के अंदर, ये एक एंटीबायोटिक है। तो ये एग्जांपल होगी इनएक्टिव प्रो ड्रग से एक्टिव ड्रग की। अब इसको याद रखने के लिए हमारे पास निमोनिक है बीपीएल, बांग्लादेश प्रीमियर लीग। बी स्टैंड फॉर बैक एम्पिसिलिन, पी स्टैंड फॉर प्रेडनिसोन एंड एल स्टैंड फॉर लिवरडोपा। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। अब एक आती है हॉफमैन एलिमिनेशन। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू या वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट इज़ हॉफमैन एलिमिनेशन। ये होती है इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी फ्लूइड बाय स्पॉन्टेनियस मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट विदाउट द एजेंसी ऑफ एनी एंजाइम। यानी किसी भी एंजाइम की हेल्प के बगैर ही हम मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के थ्रू किसी भी ड्रग को इनएक्टिवेट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दें। तो इस तरह की एलिमिनेशन को हम कहते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन, जो कि मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट की वजह से हो रही है। इसके अंदर एग्जांपल आती है एट्राक्यूरियम, हेक्सामीन एंड मिस्टीन HCl। एट्राक्यूनियम, हेक्सामीन एंड मिस्टीन HCl। अब चूँकि हॉफमैन एलिमिनेशन वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम है, अहम मतलब इम्पोर्टेंट है, तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं कि अहम, काफ़ी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। तो ए स्टैंड फॉर एट्राक्यूनियम, H स्टैंड फॉर हेक्सामीन एंड M स्टैंड फॉर मिस्टीन HCl। हॉफमैन एलिमिनेशन को याद रखने के लिए, उसकी एग्जांपल को याद रखने के लिए निमोनिक है अहम। A स्टैंड फॉर एट्राक्यूनियम, H स्टैंड फॉर हेक्सामीन एंड M स्टैंड फॉर मिस्टीन HCl। अब ड्रग एक्सक्रीटेड अनचेंज, यानी कुछ ऐसे ड्रग्स भी होती हैं जो कि इनएक्टिव मेटाबोलाइट की फॉर्म में एक्सक्रीट नहीं होते, यानी जिस फॉर्म में हमने दिए हैं उसी फॉर्म में वो रिलीज़ हो गया। अब ये कौन से ड्रग होंगे? वो वाले ड्रग होंगे जो कि ऑलरेडी पोलर फॉर्म में है, क्योंकि हमने शुरू में कहा ना कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन का एम क्या होता है, लिपिड सोलेबल ड्रग को हमने वाटर सोलेबल ड्रग के अंदर कन्वर्ट करके एक्सक्रीट कराना होता है। तो जो ड्रग्स पोलर या फिर हाइड्रोफिलिक होंगे ना, उनको मेटाबोलाइज नहीं करेंगे और डायरेक्टली हम रिलीज़ कर देंगे, यानी अनचेंज फॉर्म के अंदर। इसके अंदर दो एग्जाम्पल आती हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड नियोस्टिग्मीन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड नियोस्टिग्मीन इसकी एग्जाम्पल के अंदर आती हैं। अब ये जो नियोस्टिग्मीन है ना, इसको हमने जब ANS की फार्माकोलॉजी की बात की थी तब हमने कहा था कि नियोस्टिग्मीन को हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि नियोस्टिग्मीन है ना, तो नो CNS, यानी ये CNS के अंदर एंटर नहीं करता। अब कौन से ड्रग CNS के अंदर एंटर नहीं करते? जो कि वाटर सोलेबल हो या फिर लिपिड सोलेबल ना हो। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। अब ड्रग की एब्जॉर्प्शन के बाद उसका मेटाबॉलिज्म होगा और देन उसकी एलिमिनेशन होगी। ड्रग की पहले एब्जॉर्प्शन, फिर मेटाबॉलिज्म एंड देन एलिमिनेशन। तो कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि फ़ेज़ 1 रिएक्शन के बाद फ़ेज़ 2 रिएक्शंस कर रहे होते हैं, और कुछ ड्रग लिपोफिलिक, मतलब ड्रग ने अल्टीमेटली होना क्या है कि वो अगर लिपिड सोलेबल है यानी लिपोफिलिक है, तो वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाती है हाइड्रोफिलिक के अंदर। अब फ़ेज़ 1 रिएक्शंस और फ़ेज़ 2 रिएक्शंस ने अल्टीमेटली करना ही यही होता है कि वो लिपिड सोलेबल ड्रग को कन्वर्ट कर देते हैं हाइड्रोफिलिक ड्रग्स के अंदर। अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें दो फेजेज आती हैं, और ड्रग्स का ना मेटाबॉलिज्म वेरी कर रहा होता है। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि फ़ेज़ 1 को पहले करते हैं, देन फ़ेज़ 2 को करते हैं, जो कि मोस्टली केसेस में हो रहा होता है। और कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि फ़ेज़ 2 को पहले करते हैं और देन वो फ़ेज़ 1 को करते हैं। अब फ़ेज़ 1 की बात करें तो इसके अंदर मोस्टली ऑक्सीडेशन आती है, रिडक्शन आती है, हाइड्रोलिसिस आती है, साइक्लाइजेशन आती है और साइक्लाइजेशन आती है। इन सारे रिएक्शन से क्या होगा कि हमारे पास पोलैरिटी इंक्रीज़ होगी, यानी वाटर सोलेबिलिटी इंक्रीज़ होगी। जब वाटर सोलेबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो किसी भी ड्रग की एक्सक्रीशन इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर आते हैं फ़ेज़ 2 रिएक्शन, इसमें मेनली कॉन्जुगेशन रिएक्शन आती हैं, और लेस इंपॉर्टेंटली हमारे पास एसिटाइलेशन एंड मिथाइलेशन वगैरह आ रहे होते हैं। इनका काम भी यही होगा कि ये पोलर बनाएंगे, क्योंकि ये पोलर ग्रुप्स है ना, एसिटाइल मिथाइल वगैरह, ये पोलर बनाएंगे। जब पोलर बनाएंगे तो एक्सक्रीशन ईजी हो जाएगी। सो ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स की बात करें तो एक माइक्रोसोमल एंजाइम होते हैं और नॉन माइक्रोसोमल होते हैं। माइक्रोसोमल एंजाइम की बात करें तो माइक्रोसोमल नाम से ही जाहिर है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होंगे। और मेजर साइट हमने शुरू में बात की कि कौन सी होती है, लिवर होती है। मेजॉरिटी कहाँ पे हो रहा था, लिवर के अंदर हो रहा था। उसके अलावा किडनी, लंग्स और हमारे पास जो स्किन रीजन था उधर भी हो रहा होता है। अब चूँकि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है तो इसलिए हम इसको माइक्रोसोमल एंजाइम कह रहे हैं। तो इसमें मेजर जो एंजाइम आता है ना, डैट एंजाइम इज़ द साइटोक्रोम P450। अब साइटोक्रोम P450 इसके अंदर मेजर एंजाइम आता है। फिर आते हैं नॉन माइक्रोसोमल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर प्रेजेंट होंगे। कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हेपेटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं।
नेक्स्ट आता है कि जो माइक्रोसोमल एंजाइम्स है ना, एक तो इंड्यूसिबल होते हैं, यानी ये ड्रग्स और डाइट से हम ले रहे होते हैं, और जो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम है ना, ये नॉट इंड्यूसिबल होते हैं। फिर आता है साइटोक्रोम P450, ये हमने कहा कि ये माइक्रोसोमल एंजाइम है। जनरल फीचर्स की बात करें तो ये लार्ज ग्रुप ऑफ फैमिलीज़, इन नंबर ऑफ फैमिलीज़ इसके अंदर आती हैं, एटलीस्ट 18 मेम्बर्स के अंदर होती हैं। इसको हम एब्रीविएट करते हैं CYP से। अब ये वाला जो एंजाइम है ना, ये फेज़ 1 रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होता है। फेज़ 1 रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होता है, जो हमने ऊपर पढ़े हैं ना, फेज़ 1 रिएक्शन कौन कौन से थे? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन एंड डीसाइक्लाइजेशन। इनके अंदर साइटोक्रोम P450 इन्वॉल्व होता है। अब लोकलाइजेशन की बात कर लेते हैं। इसकी मेन लोकेशन, चूँकि मेटाबॉलिज्म भी लिवर के अंदर ज़्यादा हो रहा है, तो इसकी मेन लोकेशन भी कहाँ पे होगी? लिवर के अंदर होगी। अदर टिश्यूज़ की बात करें तो ये एड्रीनल ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि किडनी के ऊपर ऐसे पड़े नहीं होते, एड्रीनल ग्लैंड्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ओवरीज एंड टेस्टिस के अंदर होता है। इसके अलावा टिश्यू इन्वॉल्व इन, जो कि स्टीरॉयड सब्सटेंसेस में आने में इन्वॉल्व होते हैं ना, जैसे टेस्टिस वगैरह, तो वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और स्टीरॉयड मेटाबॉलिज्म में जो टिश्यूज़ इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे। सब सेलुलर हमने पहले बात की कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट होंगे। अब ये जो साइटोक्रोम P450 है ना, ये कपल्ड होता है साइटोक्रोम P450 रिडक्टेस के साथ। अब इसको पढ़ने से पहले ना हम कुछ इंपॉर्टेंट साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स की बात कर लेते हैं। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना, वो है साइटोक्रोम CYP 3A4 है। उसके अलावा 2D6 इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो 3 है ना, ये जो 3 है, ये इंडिकेट करता है फैमिली को, ठीक है। फिर ये जो A है, A इंडिकेट करता है सब फैमिली को, और फिर ये जो 4 है ना, ये इंडिकेट करता है आइसो एंजाइम को इंडिकेट करता है ये आखिर वाला 4। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस की बात करें तो इस रिएक्शन से इसको समझते हैं कि ड्रग है, ड्रग के अंदर हमने ऑक्सीजन ऐड की, ड्रग को हमने ऑक्सीडाइज किया, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा ना कि इसके अंदर कौन कौन से रिएक्शन थे, ऑक्सीडेशन भी था। इसके अंदर हम ऐड करेंगे NADPH प्लस H पॉजिटिव, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा NADP पॉजिटिव के अंदर। अब क्या होगा कि ड्रग के साथ लग गया OH ग्रुप, ड्रग के साथ क्या लग गया? OH ग्रुप। इस OH ग्रुप की वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो पोलैरिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी वाटर सोलेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, और अल्टीमेटली जो ड्रग होगा वो हमारे पास एक्सक्रीट हो जाएगा। अब जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस है वो किसने प्रोवाइड किया? NADPH ने प्रोवाइड किया। इस रिएक्शन से समझ लेते हैं कि ये हमारे पास ड्रग है, ये कन्वर्ट हो गया RH, पहले इस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट था, और ये इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया ROH की फॉर्म के अंदर। यहाँ पे हमने यूज़ किया साइटोक्रोम P450। अब यहाँ पे दूसरी तरफ एंजाइम यूज़ हुआ साइटोक्रोम P450 रिडक्टेस। ये क्या करेगा कि जो रिड्यूस फॉर्म थी ना, रिड्यूस फ्लेवोप्रोटीन, ये कन्वर्ट हो जाएगी इनटू ऑक्सीडाइज फ्लेवोप्रोटीन। अब इस ऑक्सीडाइज फ्लेवोप्रोटीन को दोबारा से रिड्यूस फ्लेवोप्रोटीन बनाने के लिए P450 रिडक्टेज एंजाइम यूज़ होगा, और जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस है वो हमारे पास NADPH प्रोवाइड करेगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि ड्रग हमारे पास मोर पोलर हो गया, जिसकी वजह से उसकी एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट फेज़ 1 रिएक्शंस की कुछ थ्योरी को देख लेते हैं कि पोलर फंक्शनल ग्रुप इज़ एदर इंड्यूस और अनमास्क। या तो हम इंड्यूस करते हैं या उसको अनमास्क करते हैं। फॉर एग्जांपल OH कार्बोक्सिल ग्रुप, NH2 ग्रुप एंड SH ग्रुप। Thus the phase 1 reactions are called functionalization reaction। phase 1 reaction को हम functionalization reaction भी कहते हैं, और ये नॉन सिंथेटिक इन नेचर होते हैं। Majority of phase 1 metabolites are generated by common enzyme system known as cytochrome P450। हमने पहले भी बात किया। अब फेज़ 1 रिएक्शन क्या है कि एडिशन और अनकवरिंग ऑफ रिएक्टिव ग्रुप, एडिशन कर रहे हैं या फिर अनकवरिंग कर रहे हैं OH वगैरह की। तो इसके अंदर हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन एंड डीसाइक्लाइजेशन। अब इन तमाम रिएक्शंस की वजह से क्या होगा कि मॉलिक्यूल मोर ससेप्टेबल टू फेज़ 2 रिएक्शन, यानी जो ड्रग इन रिएक्शन से गुजर के आएगा ना फेज़ 1 रिएक्शन से, वो फेज़ 2 रिएक्शन के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाएगा। अब फेज़ 2 रिएक्शन होते कौन कौन से हैं? ग्लूक्रोनिडेशन होते हैं, सल्फेशन होता है, उसके अलावा ये वाले ग्रुप्स भी, मिथाइलेशन वगैरह भी हम करवा रहे हैं। इनका अल्टीमेटली एम ये होता है कि पोलर बना देते हैं, ठीक है। अब ये आइडियल सब्सटेंस होते हैं फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड अल्टीमेटली एक्सक्रीशन के। अब पाथवे ऑफ मेटाबोलाइट में हमने कहा कि जो साइटोक्रोम P450 डिपेंडेंट ऑक्सीडेशन है, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? हाइड्रोक्सिलेशन,
डी अल्काइलेशन, सल्फोक्सीडेशन, डीएमिनेशन एंड डीसल्फोरेशन, ये इसके अंदर आते हैं। अब कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि साइटोक्रोम P450 इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी साइटोक्रोम P450 इंडिपेंडेंट ऑक्सीडेशन होती है। ये कौन कौन से एंजाइम करवा रहे होते हैं? मोनोमीन ऑक्सीडेज, या फिर जिसको हम माओ कहते हैं। उसके अलावा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंड जेंथीन ऑक्साइड ऑक्सीडेज, ये क्या होते हैं? साइटोक्रोम P450 इंडिपेंडेंट ऑक्सीडेशन करवा रहे होते हैं। नेक्स्ट फेज 2 रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। दीज रिएक्शन यूजली इन्वॉल्व कोवलेंट अटैचमेंट, यानी ये कोवलेंट अटैचमेंट करवाएंगे किसी पोलर एंडोजिनस मॉलिक्यूल की, फॉर एग्जांपल ग्लूक्रोनिक एसिड, सल्फेट्स एंड ग्लाइसिन। ये क्या करेगा कि पोलैरिटी को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि हम पोलर ग्रुप अटैच करवा रहे हैं ना कोवलेंटली, तो उसकी वजह से पोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी और एक्सक्रीशन आसान हो जाएगी। अब कौन कौन से सी डबल ओ एच आ जाता है इसके अंदर, ओ एच आ जाता है, NH2 एंड SH आ जाता है। ये क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को वेरी हाइड्रोफिलिक बना देते हैं, क्योंकि ये खुद भी हाइड्रोफिलिक है तो प्रोडक्ट को भी हाइड्रोफिलिक बना देंगे। दे आर आल्सो कॉल्ड कंजुगेशन रिएक्शन, सिंथेटिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस, जबकि जो फेज़ 1 रिएक्शन थे वो नॉन सिंथेटिक इन नेचर थे। एग्जाम्पल्स की बात करें तो ग्लूक्रोनाइड कंजुगेशन में हमारे पास आते हैं क्लोरम फेनिकोल, एस्प्रीन, फिनासिटीन, बिलिरुबिन एंड स्टीरॉइड्स, ये वाली सारी। फिर आते हैं एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में हमारे पास सल्फोनामाइड्स आते हैं, आइसोनियाजिड आता है और हाइड्रालाजीन आता है। मिथाइलेशन की बात करें तो एड्रीनालिन एंड हिस्टामिन आते हैं। ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन की बात करें तो पैरासीटामोल इसके अंदर आता है। अब ग्लूक्रोनाइड कॉन्जुगेशन के रिएक्शंस को आप APC से याद रख लो या ACP से याद रख लो। A स्टैंड फॉर एस्प्रीन, C स्टैंड फॉर क्लोरामफेनिकोल एंड P स्टैंड फॉर फेनासिटीन, इसको आप इससे याद रख लो। फिर आते हैं एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन को आप हिज से याद रख लो, HIS से। H स्टैंड फॉर हाइड्रालाजीन, I स्टैंड फॉर आइसोनियाजिड, आइसोनियाजिड को आपने ज़रूर याद रखना है। S स्टैंड फॉर सल्फोनामाइड्स। फिर मिथाइलेशन में 2 ही आते हैं, एड्रीनालिन एंड हिस्टामिन। ग्लूटाथायोन कंजुगेशन में पैरासीटामोल आती है। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट कर रहे होते हैं? सबसे पहला फैक्टर है एज। सबसे पहला फैक्टर है एज। अब जो एज है ना, जो छोटी एज होती है, मतलब जो बेबीज़ होते हैं, उनके अंदर जो साइटोक्रोम P450 है ना, वो इतना प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि उनकी जो एबिलिटी है ना एक्टिव ड्रग को इन एक्टिव ड्रग के अंदर कन्वर्ट करने की, या फिर एक्टिव प्रोडक्ट से एक्टिव ड्रग बनाने की, वो कम होती है। जबकि जो अडल्ट्स की केस के अंदर बात करें तो ये मैक्सिमम होगी, और जो ओल्ड एज है उसके अंदर भी जाकर ये डिक्लाइन कर देगी। फिर आता है जेंडर। जेंडर में मेल्स के अंदर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। उसके बाद आता है डाइट। डाइट भी कुछ इफेक्ट्स रख रही होती है। फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं, क्योंकि जो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है ना साइटोक्रोम P450 का, उसकी वजह से हम ये कहते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं। कुछ लोग होते हैं रैपिड मेटाबोलाइज़र और कुछ होते हैं स्लो मेटाबोलाइज़र, तो इंडिविजुअली भी फ्लक्चुएट कर रहा होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। फिर आता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इस पर भी इफेक्ट कर रहा होता है। उसके बाद आता है पैथोलॉजी ऑफ लिवर, जैसे लिवर सिरोसिस या लिवर कैंसर के केसेस में भी हमारे पास बायो ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट हो रही होती है। फिर फार्माकोजेनोमिक्स, यानी जो साइटोक्रोम P450 है उसकी फॉर्म्स पर डिपेंड कर रहा होता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है इंजाइम इंडक्शन एंड इंजाइम इनहिबिशन। इसकी बात हम अलहदा से वीडियो के अंदर इसके निमोनिक्स के थ्रू उसको समझेंगे कि कुछ ऐसे इंजाइम होते हैं जो कि साइटोक्रोम P450 की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। अब जब इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा कि एक्टिव ड्रग से इनएक्टिव ड्रग जल्दी बन रहा होगा, ठीक है, और जब डिक्रीज़ करेंगे यानी इंजाइम इनहिबिशन देंगे तो एक्टिव ड्रग से इनएक्टिव ड्रग स्लो बन रहा होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ना हम डिटेल से अलहदा से वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके साथ ना इसके निमोनिक भी समझेंगे कि इंजाइम इंड्यूसर्स कौन कौन से होते हैं साइटोक्रोम P450 के, और इनहिबिटर्स कौन कौन से होते हैं। अब कुछ MCQs को डिस्कस कर लेते हैं। What is the mechanism by which body terminate the action of some drugs and also serve to activate pro-drug? तो हमने पढ़ा है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट आती है कि एक ऐसा ड्रग है जो कि फेज़ 2 उसका रिएक्शन पहले हो रहा है एज़ कम्पेयर टू फेज़ 1। तो इसके अंदर जो एग्जांपल है ना वो आइसोनियाजिड होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। फिर आता है विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्जुगेटिंग बिलिरुबिन इन द लिवर एंड फैसिलिटेट इन एक्सक्रीशन। तो ये हम पढ़ के आए हैं UDP glucuronide transferase. So this was all about biotransformation. If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.